अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम आसान अल्फाज में जानेंगे कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, इन डिस्प्यूट्स की सेटलमेंट किन तरीकों से की जाती है, सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स की कितनी और कौन कौन सी अकसाम हैं, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के क्या काजेज हो सकते हैं। नाजरीन, ये वीडियो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। आज इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया जाएगा। सेकंड पार्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, जब भी दो स्टेट्स के दरमियान किसी किस्म के डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, किसी भी किस्म की टेंशन्स क्रिएट होती हैं, ये टेंशन्स या डिस्प्यूट्स किसी भी पॉइंट पर हो सकते हैं, चाहे वो पॉइंट लॉ का हो या फैक्ट का। इसको इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स कहा जाता है। नाजरीन, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के बहुत से काजेज हो सकते हैं, जिनमें ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, रिलीजियस बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बना पर हो सकते हैं, रिसोर्सेज की बना पर हो सकते हैं, कल्चरल क्लैशेस हो सकते हैं, इकोनॉमी की वजह से हो सकते हैं, जियोपॉलिटिकल पावर की स्ट्रगल के लिए हो सकते हैं। इसके अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ट्रेड इम्बैलेंसेस, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बना पर हो सकते हैं। नाजरीन, यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला तरीका है पुरअमन तरीके से, यानी पीसफुल या एमिकेबल या पैसिफिक मेथड से, और दूसरा तरीका है पुरतशद्दुद तरीके से, यानी कोर्सिव, फोर्सफुल या कंपल्सिव मेथड से। नाजरीन, पीसफुल मीन्स यूएन चार्टर के चैप्टर 6 में डिस्कस किए गए हैं। इसके मुताबिक जो भी डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं वो सबसे पहले कोशिश करें कि अपने डिस्प्यूट्स को पीसफुली सेटल करें। इसमें नेगोशिएशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, गुड ऑफिसेस, इंक्वायरी, आर्बिट्रेशन वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, कोर्सिव मीन्स यूएन चार्टर के चैप्टर 7 में डिस्कस किए गए हैं। इसमें आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ भी है। इसके अलावा इसमें रिटॉर्शन, रिप्राइजल्स, पैसिफिक ब्लॉकेड, रेलवे ब्लॉकेड, इंटरवेंशन वगैरह शामिल है। नाजरीन, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम पीसफुल मेथड्स ऑफ सेटलमेंट के बारे में जानेंगे, जबकि सेकंड पार्ट में हम कोर्सिव मेथड्स ऑफ सेटलमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। नाजरीन, पीसफुल मेथड्स में सबसे पहला तरीका है नेगोशिएशंस। आसान अल्फाज में अगर हम जानें तो जिन स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो अपना डिस्प्यूट डिस्कशन, टेबल टॉक, कॉन्फ्रेंस या आपस में कन्वर्सेशन करते हुए कोई सलूशन निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को नेगोशिएशन कहा जाता है। नाज़रीन, नेगोशिएशंस दोनों डिस्प्यूटेड स्टेट्स के हेड्स के दरमियान हो सकती है या दोनों स्टेट्स के डिप्लोमेटिक एजेंट्स के दरमियान हो सकती है। नेगोशिएशन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का सबसे पहला और सिंपल तरीका है। इसमें दोनों स्टेट्स का म्यूचुअल कंसेंट होना लाजमी है, क्योंकि दोनों स्टेट्स रजामंद और सीरियस होंगी तो ही नेगोशिएशंस होंगी और डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकता है। यानी दोनों कंट्रीज चाहते हों कि हमारा मसला पीसफुल तरीके से रिजॉल्व हो जाए, तो इसके लिए बेस्ट वे नेगोशिएशन है। अब हम नेगोशिएशन की एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया ने अपना डिस्प्यूट शिमला कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जुलाई 1972 में रिजॉल्व किया था, जो कि नेगोशिएशन की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। पीसफुल मेथड्स में जो दूसरा तरीका है वो है गुड ऑफिसेस। नाजरीन, अगर नेगोशिएशंस नाकाम हो जाते हैं और दोनों स्टेट्स डिसएग्री करती हैं तो फिर दूसरा मेथड है गुड ऑफिसेस। इसमें थर्ड स्टेट अपने विलिंग से वॉलंटरली आएगी और उनका मसला हल करेगी। थर्ड स्टेट वो होनी चाहिए जिसका उस डिस्प्यूट में किसी किस्म का कोई स्टेक ना हो। उस थर्ड स्टेट को दोनों डिस्प्यूटेड स्टेट्स खुद भी अपॉइंट कर सकती हैं या हायर कर सकती हैं कि हमारा मसला हल करवाएं,
یا یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل بھی کسی تھرڈ اسٹیٹ کو اپوائنٹ کر سکتی ہے کہ آپ ان کا مسئلہ حل کروائیں۔ تھرڈ پارٹی کوئی اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن تھرڈ پارٹی کا اس ڈسپیوٹ میں کسی بھی قسم کا کوئی اسٹیک یا مفاد نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، گڈ آفیسز میں تھرڈ پارٹی اپنی سجیشن دے سکتی ہے لیکن ایکٹیولی پارٹ نہیں لے سکتی۔ اب ہم گڈ آفیسز کی اگزامپل ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، 2014 میں کینیڈا نے کیوبا اور امریکہ کے لیے گڈ آفیسز فراہم کیے تھے، جس کے نتیجے میں کیوبا اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات دوبارہ بحال ہوئے تھے۔ پیسفل میتھڈز میں جو تیسرا طریقہ ہے وہ ہے میڈیشن۔ آسان الفاظ میں اگر ہم جانیں تو جب تھرڈ پارٹی ڈسکشن، کانفرنس یا نیگوشیشنز میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے یا حصہ لے، یعنی ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ تھرڈ پارٹی بھی اس ڈسکشن میں اویلیبل ہو، تو سارا مسئلہ سننے کے بعد تھرڈ اسٹیٹ اپنا پرپوزل دے یا سجیشن دے اس ڈسپیوٹ کو سالو کرنے کے لیے، اس کو میڈیشن کہا جائے گا۔ میڈیشن میں تھرڈ اسٹیٹ اپنا ایکٹیولی پارٹ پرفارم کرتی ہے، ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ڈسکشنز میں حصہ لیتی ہے، پھر فیکٹس اور لیگل ویوز کو دیکھ کر پرپوزل دیتی ہے، یا تھرڈ اسٹیٹ ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس کو سجیشن دے کہ میں آپ کا مسئلہ ریزالو کر سکتا ہوں، مجھے آپ کے ڈسپیوٹ کا معلوم ہے، تو اس پروسیس کو میڈیشن کہا جائے گا۔ اس میں تھرڈ پارٹی جو ڈسکشن میں حصہ لے رہی ہے اس کو میڈیٹر کہا جائے گا۔ وہ ایکٹیولی اپنا رول پلے کرے گی پارٹیسپیشن میں، نیگوشیشنز میں، ڈسکشنز میں، پھر وہ اپنی سجیشن دے گی۔ تھرڈ پارٹی جو سجیشن دے گی، جو پرپوزل دے گی، وہ ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس پر بائنڈ نہیں ہوگی۔ یہ ان دونوں اسٹیٹس کے اوپر ہے کہ وہ پرپوزل ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں یا موڈیفائی کریں، یہ اسٹیٹس کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ تھا میڈیشن کا۔ اب ہم میڈیشن کی اگزامپل ڈسکس کرتے ہیں۔ سوویت یونین کے پریزیڈنٹ نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو ڈسپیوٹ تھا اس کے ڈسکشنز اور نیگوشیشنز میں پریزیڈنٹ نے ایکٹیولی رول پلے کیا تھا، حصہ لیا تھا، اور اس نے اپنا پرپوزل دیا تھا کہ میں آپ کا مسئلہ سالو کر سکتا ہوں، تو اس نے اس مسئلے کو سالو کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تاشکنت ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، جو کہ 1966 میں ہوا تھا۔ پیسفل میتھڈز میں جو چوتھا طریقہ ہے وہ ہے انکوائری۔ تو اس کے تھرو بھی ڈسپیوٹ کو ریزالو کیا جا سکتا ہے۔ انکوائری کا مین پرپس فیکٹ فائنڈنگ ہوتا ہے، یعنی فیکٹس کو فائنڈ کرنا، یعنی اصل ڈسپیوٹ چل کس چیز پر رہا ہے، اصل حقائق ہیں کیا۔ تو ڈسپیوٹنگ اسٹیٹس اگر نیگوشیشنز میں فیل ہو جاتی ہیں، ناکام ہو جاتی ہیں، گڈ آفیسز اور میڈیشنز میں بھی ناکام ہو جاتی ہیں، تو وہ ڈسپیوٹنگ اسٹیٹس کسی امپارشل باڈی کو اپوائنٹ کرنے پر ایگری کرتی ہیں، یا کوئی انکوائری اپوائنٹ کرتی ہیں جو ڈسپیوٹ کو ریزالو کرے۔ ایک کمیشن ایک انکوائری بنائیں جو فیکٹ فائنڈ کرے اور ہمارے مسئلے کو سالو کرے۔ جب پہلی کنونشن ہوئی تھی، ہیگ کنونشن 1899، تو اس کنونشن میں یہ سجیشن دی گئی تھی کہ ایک انٹرنیشنل کمیشن آف انکوائری بنائی جائے، جس کے تحت ہم انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کو ریزالو کر سکیں۔ تو کمیشن میں امپارشل باڈیز ہوتی ہیں، نیوٹرل باڈیز ہوتی ہیں، وہ ڈسپیوٹنگ اسٹیٹس کے درمیان جو بھی ڈسپیوٹ یا کانفلکٹ چل رہا ہوتا ہے اس کو ریزالو کرتے ہیں۔ اب ہم انکوائری کی اگزامپل ڈسکس کرتے ہیں۔ غزہ میں کانفلکٹ کے رسپانس میں یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کونسل نے 2014 کی غزہ کی جنگ کے دوران اسرائیل اور حماس دونوں کی جانب سے انٹرنیشنل لا کی مبینہ خلاف ورزیوں کی انویسٹیگیشنز کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن آف انکوائری قائم کیا تھا۔ پیسفل میتھڈز میں جو پانچواں طریقہ ہے وہ ہے کونسلیشن۔ کونسلیشن کا مطلب ہے تھرڈ اسٹیٹ اپنی ولنگ سے
डिस्प्यूटिंग स्टेट्स के ऊपर रिसर्च करे, फैक्ट फाइंड करे, फिर उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट बनाने के बाद वो डिस्प्यूटिंग स्टेट्स को सेटलमेंट के लिए प्रपोजल दे कि मैंने आपके डिस्प्यूट पर रिसर्च की है, मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, तो आपके फैक्ट्स मैंने फाइंड कर लिए हैं, तो आपका डिस्प्यूट इस पॉइंट पर चल रहा है। तो वो उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएगा, एक प्रपोजल बनाएगा, उन स्टेट्स को भेजेगा। अगर वो स्टेट्स एक्सेप्ट करती हैं तो ही थर्ड स्टेट उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगी, और वो प्रपोजल उन स्टेट्स पर बाइंड नहीं है। वो एक्सेप्ट करें या ना करें, ये उन स्टेट्स के ऊपर है। यानी स्टेट्स फ्री होती हैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। अब हम कॉन्सिलिएशन की एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी मिसाल 1978 में कैंप डेविड अकॉर्ड्स है, जहां अमेरिका, मिस्र और इसराइल ने प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर की मदद से मुज़ाकरात किए थे। इन मुज़ाकरात के नतीजे में मिस्र और इसराइल के दरमियान पीस ट्रीटी हुई थी, जिसमें कॉन्सिलिएशन के थ्रू मीडिएट किया गया, जो कि मिडिल ईस्ट में एक अहम डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। पीसफुल मेथड्स में जो छठा तरीका है वो है आर्बिट्रेशन। नाजरीन, जो आर्बिट्रेशन है वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। आसान अल्फाज में अगर हम जानें तो आर्बिट्रेशन एक ट्रिब्यूनल है जिसमें आर्बिट्रेटर्स होते हैं। आर्बिट्रेशन भी एक प्रोसेस है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। जो स्टेट्स के दरमियान में कोई डिस्प्यूट चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर आर्बिट्रेशन है, जिसमें जो फैसला होगा वो लॉ की बुनियाद पर दोनों स्टेट्स पर बाइंडिंग होगा और ये फाइनल होगा, और दोनों डिस्प्यूटिंग स्टेट्स को वो फैसला वॉलंटरीली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नाजरीन, आर्बिट्रेशन में स्टेट्स अपनी विलिंगफुली से अपने डिस्प्यूट्स सबमिट करवाती हैं, और आर्बिट्रेटर्स जो फैसला देते हैं उनके डिसीजन को अवार्ड कहा जाता है। इसमें पार्टीज अपनी मर्जी का आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती हैं, और जो आर्बिट्रेटर पार्टीज सेलेक्ट कर रही हैं उनकी स्पेशलिटी होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल लॉ का एक्सपर्ट होना चाहिए। नाजरीन, आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट बॉडी होती है और वो प्राइवेटली आपका मसला सॉल्व करेगी, और जो आर्बिट्रेशन फैसला करेगी वो फाइनल होगा। इसमें कोई अपील नहीं की जा सकती। अब हम आर्बिट्रेशन की एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आर्बिट्रेशन ने एक डिस्प्यूट रिजॉल्व किया था, अलबामा क्लेम्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के दरमियान एक डिस्प्यूट चल रहा था। तो इन दोनों का जो डिस्प्यूट था वो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने सॉल्व किया था। पीसफुल मेथड्स में जो सातवां तरीका है वो है जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिपेंडेंट जजेस होते हैं। इनको टास्क दिया होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व करे। इंटरनेशनल कोर्ट केस तब सॉल्व करेगी जब डिस्प्यूटिंग स्टेट्स वहां अपना डिस्प्यूट सबमिट करवाएंगी। उस पे ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपनी कार्रवाई करेगी। उसके बाद वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी, और ICJ का जो डिसीजन होगा वो दोनों पार्टीज पर बाइंडिंग होगा। ICJ की दो किस्म की ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं। एक किस्म होती है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शंस और दूसरी किस्म होती है बाइंडिंग ज्यूरिसडिक्शंस। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शंस बाइंडिंग नहीं होती, वहां पर ICJ सिर्फ अपना ओपिनियन देती है, जबकि बाइंडिंग ज्यूरिसडिक्शंस बाइंडिंग होती हैं। उसका फैसला दोनों स्टेट्स को मानना पड़ता है। ये स्टेट्स की मर्जी होती है वो किस किस्म की ज्यूरिसडिक्शंस में जाना चाहती हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ICJ ने 2004 में एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन दी थी, जिसमें ICJ ने कहा कि इसराइल की तरफ से
ऑक्युपाइड फ़लस्तीन टेरिटरी पर दीवार की तामीर इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है। आईसीजे ने कहा कि इसराइल की जिम्मेदारी है कि वो दीवार की तामीर को रोक दे, जो तैयार की जा चुकी है उसे गिराया जाए। इसी तरह आईसीजे ने एक और केस पर फैसला दिया, जिसमें 1986 में निकारागुआ यूएस के खिलाफ केस लाया, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि अमेरिका ने निकारागुआ में कंट्रा रेबल्स की सपोर्ट करके इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है। आईसीजे ने निकारागुआ के हक में फैसला दिया और अमेरिका को ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल का जिम्मेदार ठहराया, जो कि आईसीजे की बाइंडिंग जुरिस्डिक्शन थी। पीसफुल मेथड्स में जो 8वां तरीका है वो है अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूएन। इसमें यूएन के आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग तमाम मेंबर स्टेट्स ने कहा है कि हम अपने डिस्प्यूट्स पीसफुली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें जनरल असेंबली भी हो सकती है, सिक्योरिटी काउंसिल भी हो सकती है। इनके सामने भी स्टेट्स अपना मसला लेकर जा सकती हैं, यानी यूएन के अंडर रहकर भी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाया जा सकता है। या अगर इंटरनेशनल सिक्योरिटी या पीस का मसला हो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल खुद अपने बिहाफ पर भी इंटरवेंशन कर सकती है और मसले का हल निकाल सकती है। नाजरीन, स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ये पीसफुल मीन्स इस्तेमाल होते हैं। तो इन तरीकों से स्टेट्स अपने आपस के डिस्प्यूट्स पीसफुल मीन्स से रिजॉल्व कर सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कोर्सिव या फोर्सफुल मेथड्स ऑफ सेटलमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।